नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स एंड डियर जेई एस्पिरेंट्स। मैं दीपेंद्र शर्मा आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। बहुत ही दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार था दोस्तों, वो लगभग पूरी होने जा रही है। कल ही की बात है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकाली, खास करके आप जैसे बच्चों के लिए जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जेई अटेम्प्ट का। तो दोस्तों, एनटीए ने अभी तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लगता है कि जेई इस बार 2 बार ही होने वाला है। और अगर पूरी न्यूज़ को पढ़ें तो उसमें सबसे खास बात यह है कि जो पहला अटेम्प्ट है वो शायद अप्रैल में होगा और दूसरा अटेम्प्ट मई में होगा। इस न्यूज़ के आते से ही बच्चों के बीच में एक जद्दोजहद शुरू हो गई, और वो ये है खास करके क्लास 12 के बच्चों के बीच में कि अब चूंकि 26 अप्रैल से सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम डिक्लेयर कर दिए हैं और साथ में जेई का भी लगभग जो अटेम्प्ट का जो नोटिफिकेशन है वो भी आने वाला है, तो किस तरह से जेई को देने के लिए क्लास 12 वाले बच्चे अब प्रिपेयर करें, क्या उनकी मानसिक स्थिति रहने वाली है, रहनी चाहिए, और ऐसे बच्चे भी जो इस साल रिपीट कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ नया हो सकता है, इस पूरी चीज को हम कंबाइन कर लेकर आए हैं आज के सेशन में। और बहुत सारे सवाल आज हम आपके बिहाफ पर पूछने वाले हैं उस व्यक्ति से जिन्होंने पिछले 30 सालों से इस फील्ड में बहुत तपस्या की है, बहुत अच्छी तरह से बच्चों को काउंसिल किया है, ये मैथमेटिक्स गुरु भी हैं। तो आइए आप और हम सब मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर शैलेंद्र माहेश्वरी सर, जो कि एकेडमिक डायरेक्टर हैं करियर पॉइंट से। वेलकम सर। हेलो एवरीवन, थैंक यू दीपेंद्र। तो दोस्तों, मैं आपके बिहाफ पर सर से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप ही के मन के वो सवाल हैं जो कल से ही आपके दिमाग में चल रहे हैं, और हमने करियर पॉइंट में ये सोचा कि क्यों ना इन क्वेश्चंस को ऐसे एक्सपर्ट से पूछा जाए ताकि आप शांत चित्त मन से अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे सकें। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, जो कि क्लास 12 वाले बच्चे हैं, कि जैसे ये न्यूज़ आई तो बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स आना शुरू हो गए, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आना शुरू हो गए, और उन्होंने एक ही चीज पूछी या एक ही चीज हमको समझ में आई उन फोन कॉल से कि क्या उनका माइंडसेट होना चाहिए। तो सर, क्लास 12 वाले बच्चे का इस समय क्या माइंडसेट होना चाहिए, इस खबर को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए, सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। भाई देखिए, जो है उसको आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे आप अपने डायरेक्शन सेट कर लेंगे। यह बात हो सकता है कि कुछ दिनों पहले तक की सिचुएशन जो चल रही थी और अभी तक चूंकि कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स परहैप्स यही सोच रहे थे कि शायद 4 अटेम्प्ट हों। लेकिन अब जब आपको क्लैरिटी आने लग गई है तो उस चक्कर में न पड़कर आपको उसको एक्सेप्ट करके अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना चाहिए। और वैसे भी जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो अपना सेशन शुरू किया था वो तो बहुत जल्दी और राइट टाइम पर शुरू कर लिया था। अप्रैल में ही यूजुअली स्टूडेंट्स अपना 12th शुरू कर लेते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बच्चों ने पूरी ताकत के साथ मेहनत की है। और अभी तक वो, और जो 26 अप्रैल जो 12th की डेट है वो तो नहीं है, उसके लिए तो वो काफ़ी पहले से प्रिपेयर्ड हैं, और उन्हें पता है कि अप्रैल में हमें 12th का एग्ज़ाम देना है, टर्म 2 का एग्ज़ाम देना है। और ये खबर तो उन्हें टर्म 1 से पहले ही पता थी, बस 26 अप्रैल डेट और आ गई थी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ 12th पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स अभी तक मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो देखा देखी और दूसरों के कहे के अनुसार थोड़ा सा परेशान हो, ट्रबल रहें, और ऐसी अगर सिचुएशन चलती रहेगी तो अननेसेसरी उनका टाइम किल होगा। तो 12th के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप अपने 12th के ऊपर फोकस रखिए, आप अपना जो अभी तक की प्रिपरेशन है उसके बेस पर माइंड सेट क्लियर रखिए और जेई के लिए कमर कस लीजिए। 12th की प्रिपरेशन चूंकि आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, आपको पहले से पता था कि 26 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है, तो अभी तक आपने टर्म 2 का सिलेबस जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरी तरह से कर लिया होगा। तो अब आपको पूरा अपने आप को कंसोल करके और जेई के ऊपर फोकस शिफ्ट कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जेई में सिलेबस 100% ज़रूरी है आना, क्योंकि जो लेवल ऑफ पेपर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात दूसरी ये भी है कि आपका जो 12th का सिलेबस है उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन आपके एग्जाम में आता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके फिजिक्स के सिलेबस की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, ये 12th में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, 12th के टर्म 2 में ही है, और जेई में भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए इंटीग्रल कैलकुलस की हम बात करें तो मैथमेटिक्स में जो टर्म 2 का सिलेबस में मैथ्स की हम बात करते हैं तो वो टर्म 2 के सिलेबस में ही आ रहा है। इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी है ना, 3D है, ये मेजर यूनिट्स हैं और इनसे काफ़ी बड़ी संख्या में जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अपने टर्म 2 के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर से अपनी जेई की प्रिपरेशन के ऊपर अपने आप को शिफ्ट कर लेना चाहिए, और जेई का पूरा सिलेबस ढंग से करते हुए उसकी अच्छी प्रैक्टिस करके अगर आप पर डे
पर सब्जेक्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टर्म 2, वो भी अगर आप देते हैं तो आप टर्म 2 में बहुत अच्छा कर लेंगे, क्योंकि टर्म 2 में अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी तो फरवरी मिड चल रहा है, पूरा मार्च आपके पास है एंड ऑलमोस्ट पूरा अप्रैल आपके पास है। तो मैं समझता हूं टर्म 2 को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप अगर पर डे 2 से 3 घंटे भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को देते हैं और रेस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी जेई की प्रिपरेशन पर देते हैं तो आप डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि आपको अपनी जो रिवीजन की प्लानिंग है, जो चैप्टर्स की सीक्वेंसिंग है, उसको बहुत केयरफुली प्लान करना होगा। एक डिटेल्ड चैप्टर वाइज रिवीजन की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए उस पर एक बहुत जल्दी मैं एक सेशन भी आपको दूंगा, तो आप वो अपनी प्रायोरिटी उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा, जिन्होंने अभी तक टर्म 2 के ऊपर ठीक से काम नहीं किया। अभी तक चूंकि काफ़ी समय निकल चुका है टर्म 2 की डेट्स को आए हुए, तो अब आज की डेट में हर स्टूडेंट अपना एनालिसिस ज़रूर कर सकता है, सेल्फ एनालिसिस वो ज़रूर कर सकता है। अगर आपको लगता है कि टर्म 2 में आप 75 to 80% के बीच में भी मार्क्स ला सकते हैं, तो अब आपको जेई पर शिफ्ट हो जाना चाहिए और डेली 2 से 3 घंटे का टाइम भी आप देंगे तो आप टर्म 2 में 85-90 के बीच में परफॉर्मेंस को शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन अगर टर्म 2 में इससे भी कम परफॉर्मेंस आप आज की डेट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरा तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो फिर मैं कहूँगा कि एक बार लगकर पूरा एनर्जी के साथ आप जल्दी से जल्दी टर्म 2 को फिनिश करें, उसमें अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें, उसमें कॉन्फिडेंस जनरेट कर लें। और टर्म 2 का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आज की डेट से भी आप टर्म 2 के ऊपर पूरी तरह से लगते हैं तो विद इन 15 to 20 डेज आप टर्म 2 को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेंगे और फिर आप जेई के ऊपर अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हैं। तो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है अपना एनालिसिस करके और एक वाइज डिसीजन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो बच्चों इस जवाब के बाद में हो सकता है बहुत आप रिलैक्स हो गए हों, खास करके ऐसे बच्चे जिन्होंने टर्म 2 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रखी है। तो उनके लिए तो सीधे सीधे सर ने कह दिया है कि अगर आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन मोर देन 90% है या आपको लगता है कि आप 90% ज़्यादा स्कोर कर लेंगे तो जेई पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, और अगर आपकी टर्म 2 की जो प्रिपरेशन है वो नहीं है तो पहले टर्म 2 पर ध्यान देना चाहिए। तो सर ये बहुत ही आपने बच्चों की बहुत मुश्किल को थोड़ा बहुत हल कर दिया है। लेकिन सर एक क्वेश्चन और है जो कि बच्चे जो हैं अभी अक्सर हमसे पूछ रहे हैं, कल से ही जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं या बच्चे मिलते हैं तो पूछते हैं कि सर 2 अटेम्प्ट हैं, एक अप्रैल में होगा और एक मई में होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर अप्रैल में होगा तो हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ या सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में ये अटेम्प्ट हो जाए, क्योंकि 26 अप्रैल से सीबीएसई एग्जाम्स ले रहा है। तो सर अगर बच्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या उसको दोनों अटेम्प्ट देने चाहिए तो क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और अगर उसको दोनों नहीं देने हैं कोई एक अटेम्प्ट उसको अटेम्प्ट करना चाहिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो कौन सा होना चाहिए सर, इस पे प्लीज बताइए। बिल्कुल सही है। सबसे पहला तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि दोनों अटेम्प्ट देने चाहिए क्या, तो मैं कहूँगा बिल्कुल देने चाहिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो दोनों जगह बना ही हुआ होता है। और वैसे भी जब आप सेकेंड अटेम्प्ट की बात कर रहे होंगे, मई वाले पीरियड की बात कर रहे होंगे, तब तक टर्म 2 पर आपका और ज़्यादा फोकस बन चुका होगा। टर्म 2 के चैप्टर्स को आपने बोर्ड के लेवल पर और भी ज़्यादा रिवाइज कर लिया होगा, तो मुझे लगता है कि वो आपकी परफॉर्मेंस में वैल्यू ऐड ही करने वाला है। इसलिए आप दोनों अटेम्प्ट देने का ही दिमाग में लेकर चलिए, आपको दोनों ही अटेम्प्ट देने हैं और जिसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा वही फाइनली आपका काउंट होगा, उसमें नुकसान या खोने जैसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो आपका ये जो क्वेश्चन है कि दोनों देने चाहिए, तो उसका तो मैंने आंसर दे दिया। अब आप ये और बोल रहे हैं कि बच्चों को कैसे इसको मतलब जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे उसके साथ कैसे फिर वो एडजस्ट करेंगे इस चीज़ को। तो देखिए टर्म 2 का जब एग्ज़ाम आएगा उससे लगभग 10 दिन पहले के आसपास तक आपका जेई का एग्ज़ाम हो चुका होगा, तो वहाँ तक तो आपका जो जेई की प्रिपरेशन है वो आप पूरी तरह से कर ही रहे होंगे। जो टर्म 2 का एग्ज़ाम के बीच में या उसके जस्ट बाद हो सकता है कि मई वाला अटेम्प्ट आपको देने को मिले, तो वहाँ हो सकता है कि आप कुछ जेई पॉइंट ऑफ व्यू से नया नहीं कर पाएँ, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो टर्म 2 का सिलेबस है वो ऐसा सिलेबस है जिसका जेई में मेजर कंट्रीब्यूशन आता है। अगर मैं ब्रॉड लेवल पर क्लासीफाई करूं तो 11th का जो सिलेबस है, 11th का जो प्रिपरेशन जो कंट्रीब्यूशन है जेई में, वो अप्रॉक्सीमेटली 45 to 48% के बीच में वेरी करता है, और 12th का जो है वो लगभग 52% तक जा सकता है। लगभग इस 52 to 55% के बीच में 12th का कंट्रीब्यूशन होता है। और 12th में भी अगर पूरी 12th में से भी कुछ ऐसे चैप्टर्स को पिक किया जाए जिनका जेई में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो,
तो उनको अगर आप तीनों ही सब्जेक्ट्स में एनालाइज करें तो वो आपको टर्म 2 के सिलेबस में ही मिलेंगे। जैसे मैंने अभी अभी आपसे बोला था कि मॉडर्न फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, ये बहुत स्कोरिंग है ना, ये कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर 3D है, प्रोबेबिलिटी है, शॉर्ट क्वेश्चंस और स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के। ऑर्गेनिक की बात करें तो वहाँ पर भी ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं जो टर्म 2 में हैं उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रहने वाला है आपका जेई में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, D&F ब्लॉक है, ये सब आपका टर्म 2 में ही आने वाला है। तो डेफिनेटली टर्म 2 का जो चैप्टर्स हैं उनका इंपॉर्टेंस जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको एडवांटेज ही है, आपको डेफिनेटली दोनों ही अटेम्प्ट्स को दिमाग में रखकर काम करना चाहिए। तो सर आपने ये बच्चों की एक और दुविधा दूर कर दी यहाँ पर, और सर का ये सजेशन है प्यारे बच्चों जो कि क्लास 12 में इस समय ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि आपको दोनों अटैम्प्ट पर जाना चाहिए, और किस तरह से जाना चाहिए सर ने बता दिया। लेकिन सर एक चीज़ और है, जैसे भी आपने बताया कि टर्म 2 की प्रिपरेशन पर बच्चे फोकस करें, टर्म 2 के चैप्टर से फोकस करें, लेकिन जो जेई का सिलेबस है सर उसमें 11th के टॉपिक्स भी आते हैं। बिल्कुल। और 11th के जो टॉपिक्स हैं वो बच्चों ने या तो साल भर पहले पढ़े होंगे, या अगर कोचिंग कहीं से कर रहे होंगे तो थोड़े समय पहले ही उसको फिनिश किया होगा। तो सर अभी 11th के टॉपिक्स को किस तरह से रिवाइज करना चाहिए, क्या उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। बहुत सही क्वेश्चन है दीपेंद्र आपका। मैं आपको बताता हूं बच्चों, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, आपको मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था, उसमें मैंने कहा था कि आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करें। अगर आपको लगता है कि टर्म 2 में आप 75-80% के बीच में स्कोर करने में कामयाब हैं आज की प्रिपरेशन के लेवल पर, तो आपको पूरी तरह से जेई पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आप उतना भी नहीं ला पा रहे हैं टर्म 2 में, तो एक बार आपको टर्म 2 पर फोकस करना चाहिए। तो अगर टर्म 2 पर फोकस करने की बात आ रही है तो फिर 11th को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिनका आज की डेट में जो टर्म 2 के चैप्टर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल बहुत ही पुअर है। लेकिन अगर आप ठीक ठाक परफॉर्मेंस टर्म 2 में दे रहे हैं तो आप आज से ही जेई के बारे में सोचेंगे, और उसमें आप अपनी प्रायोरिटी इसी तरीके से डिसाइड करेंगे कि 11th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको आप पहले पिक करेंगे, क्योंकि अभी आपके टर्म 2 में सफिशिएंट गैप है। और टर्म 2 में आज की भी जो पोजीशन आपकी है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन है, आप 75-80% तक स्कोर कर सकते हैं, इतना अच्छा ग्रिप आपका खुद आप महसूस कर रहे हैं। तो फिर आपको बिंदास 11th के चैप्टर्स को भी अपनी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। 11th और 12th इनका एक अच्छा ब्लेंड बनेगा, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ 11th के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो गया, इनसे बहुत अच्छे सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हें आप पहले करेंगे, है ना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म 2 का चैप्टर है, टर्म 1 का चैप्टर है, 12th का चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया या करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन टर्म 1 में ये चैप्टर्स थे और इनको करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इनको प्रायोरिटी में पीछे रखा जाना चाहिए। पहले प्रायोरिटी में आपको टर्म 2 वाले 12th के चैप्टर्स लेने चाहिए, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स लेना चाहिए। तो एक मिक्स कॉम्बिनेशन बनाकर चलने की ज़रूरत है। 11th के भी कुछ ऐसे चैप्टर्स जो रिलेटिवली लेंदी होते हैं, जिनमें डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, इनपुट वर्सेस आउटपुट को आपको चेक करने की ज़रूरत है, टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही आने हैं। जैसे मान लीजिए कंजर्वेशन लॉज हो गया है या रोटेशनल डायनामिक्स हो गया है, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही आने हैं। इतने ही टाइम में आप बहुत बड़ा यूनिट फिजिक्स का भी रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन प्लान करके चलना चाहिए और 11th और 12th को मिक्स करके चलना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, एक डिटेल्ड सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स क्या होना चाहिए आपका रिवीजन के लिए, इसका 1 या 2 दिन के अंदर एक रिवीजन प्रायोरिटी का एक शेड्यूल मैंने किया है प्लान, वो मैं आपको ज़रूर बहुत जल्दी देने वाला हूं। तो उससे आपका इसमें बहुत डिटेल्ड इंसाइट समझ में आएगी और आप अपनी सीक्वेंस को भी बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे, जिसमें 11th और 12th दोनों का एक बैलेंस्ड और मतलब आपके बेस्ट स्कोर लाने के लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो बच्चों, सर ने जो अभी ये इन्फॉर्मेशन हमें बताई कि किस तरह से आपको 11th के टॉपिक रिवाइज करने चाहिए, और बहुत जल्दी सर बहुत एक सिस्टमेटिक एक टेक्निकल सेशंस आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिसमें पूरा ऑर्डर सेट किया हुआ है और वो पूरी जेई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया हुआ है कि भाई जेई में जिस तरह का क्वेश्चन बनता है, फ्रेम होता है, पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल होती है, उस तरह से हमारी रिविजन का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो ज़रूर वो सेशन आप अटेंड करें। लेकिन सर अभी तक जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो सारे बोर्ड से रिलेटेड हैं, वो CBSE से भी हैं, RBSE से भी हैं,
आईसीएसई बोर्ड से और स्टेट बोर्ड से भी हैं। हमने अभी तक जो बात की वो हमने टर्म 2 की बात की सीबीएसई को पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए, परंतु अगर यही बच्चा सर अगर आरबीएसई का है जिसके एग्जाम मार्च में शुरू होने वाले हैं, जब शायद 24 या 25 मार्च से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जिनका हो सकता है कि पहला जो अटेम्प्ट है वो तो एग्जाम के बीच में ही आए, तो जाहिर सी बात है कि वो सेकंड अटेम्प्ट पे जाएंगे, तो उनके लिए सर आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है? देखिए, मैं एक बहुत क्लियर कट आपको बात बोलता हूं कि मोर और लेस हर स्टूडेंट की ऑलमोस्ट सेम सी ही सिचुएशन है। अगर हम सीबीएसई की बात करें तो वो टर्म 2 उनका जो है और सेकेंड अटेम्प्ट जो है वो ऑलमोस्ट क्लैशिंग सिचुएशन में होंगे। अगर हम किसी दूसरे बोर्ड की बात करें तो हो सकता है कि कुछ बोर्ड्स में उनके बोर्ड एग्जामिनेशन और जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जो अप्रैल में एक्सपेक्टेड है वो आपस में क्लैश कर रहा होगा, यानी दोनों स्टूडेंट्स के पास ऑलमोस्ट इक्वल सी अपॉर्चुनिटी है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस है नहीं। लेकिन ये कंफर्म है कि जेई की जो भी डेट्स आएंगी वो डेट्स आपके बोर्ड के जो पेपर की डेट है उसके साथ हेड ऑन कॉलिजन पर नहीं होंगी, यानी आपको कुछ टाइम पीरियड ऐसा मिलेगा कि आप दोनों ही एग्जाम्स डेफिनेटली दे सकते हैं। तो मानकर चलिए कि आप किसी भी बोर्ड में हो, आपको दोनों एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी को बनाए रखना है, दोनों ही एग्जाम्स देने हैं, दोनों ही अटेम्प्ट्स देने हैं। अब दूसरी बात आती है कि जिन बच्चों को अभी मार्च में या अप्रैल फर्स्ट वीक में ही अपने बोर्ड का एग्जाम देना है, अगर वो किसी डिफरेंट बोर्ड के हैं तो क्या होगा? तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आप किसी भी बोर्ड में हो, यूजुअली जो टीचिंग सीक्वेंस होती है वो इतनी स्मार्ट है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनकी अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, वो चाहे आप आरबीएसई में हो या किसी दूसरे बोर्ड में हो या सीबीएसई में हो, वो यूजुअली स्टूडेंट्स लास्ट में ही पढ़ रहा होता है। जैसे अभी मैंने फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स की बात करी, ऑप्टिक्स की बात करी, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी की बात करी, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करी, या ऑर्गेनिक के जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। ये चैप्टर्स पीछे ही आते हैं आपके पढ़ने की सीक्वेंस में भी। तो ये ही वो रीसेंट चैप्टर्स होंगे जिनको आपने रिसेंटली तैयार किया होगा, कुछ ही टाइम पहले तैयार किया होगा, और इनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आपके जेईई एग्जाम में भी होना है और यही एक चैप्टर्स आपके बोर्ड में भी आने वाले हैं। तो फिर मोर और लेस सेम सी सिचुएशन हो गई। आपको अपने मन से ये जो क्वेश्चन मार्क्स वाले पॉइंट्स हैं इनको रिमूव करके पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर देना चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर कर लेनी चाहिए कि अभी थोड़ा सा टाइम आपको बोर्ड पर देने की जरूरत है या आप पूरी तरह से अपनी जेईई पर अपने फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं। सर बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया और बच्चों के बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो उनके अंदर चल रहे थे वो लगभग क्लियर हो चुके हैं। लेकिन सर अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जेईई को रिपीट करते हैं, या यूँ कहें कि भाई ड्रॉप लेते हैं, जिनको हम कोचिंग की भाषा में रिपीटर स्टूडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट ईयर सर क्या हुआ कि जेईई का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था कोविड सिचुएशन को लेते हुए, तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बैचेस लेट शुरू हुए। तो कुछ क्वेरीज मेरे पास में सर फोन पर इस तरह की आई कि सर हमारा कोर्स सितंबर या अक्टूबर में शुरू हुआ और अभी की स्थिति को देखते हुए या तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले खत्म हो जाएगा या नहीं होगा। तो सर ऐसे बच्चों को इस समय क्या करना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर या सेकंड अटेम्प्ट को लेकर, जिनका कोर्स अभी लगभग 30-40% बचा हुआ है? बताइए सर प्लीज। आज की डेट में 30-40% बचा हुआ है ऐसा आप बोल रहे हैं दीपेंद्र, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट भी अप्रैल में आएगा और मार्च एंड तक की आप बात करेंगे तो मेजॉरिटी चैप्टर्स हो चुके होंगे, राइट। और उन चैप्टर्स के बेस पर अगर आपने अपने जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट को दिया तो भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने की सिचुएशन में होंगे, क्योंकि 100% पेपर आप अटेम्प्ट करें ये बहुत ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कि आप 80% पेपर भी अटेम्प्ट करें लेकिन आपकी एफिशिएंसी, आपकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा हो, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो जितने चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे आप उन्हीं चैप्टर्स पर फोकस्ड रहेंगे, उन्हीं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, अपनी एक्यूरेसी को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। और जिन चैप्टर्स को आपने नहीं भी पढ़ा है तो उनको एटलीस्ट टर्म 1 के लिए आप बिल्कुल पैनिक ना हो, उनको अपनी लिस्ट से थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। टर्म 2 जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वहाँ तक प्रेशर क्रिएट नहीं करें उसका, और जो सेकेंड अटेम्प्ट आने वाला है मई वाला, उस मई वाले अटेम्प्ट तक तो आपके वो चैप्टर्स भी हो जाएंगे, तो वहां जाकर आपको फुल सिलेबस का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और जो अप्रैल अटेम्प्ट होगा वहां पर भी आपका लगभग 80% to 90% के बीच में सिलेबस हो चुका होगा और उसमें आपने अपनी एक्यूरेसी पर कंट्रोल अगर कर लिया तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म करेंगे। बहुत बढ़िया सर, ये तो आपने एकदम
बच्चों को थोड़ा सा हल्का कर दिया, क्योंकि ये बच्चे जो हैं थोड़ी संख्या में ज़्यादा होते हैं जो रिपीट करते हैं कोर्सेज़ को, तो उनके लिए सर ने एक अच्छा प्लान बता दिया। बच्चों को आपको बिल्कुल फॉलो करना है, और जैसा सर अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि प्लान के साथ भी सर आ रहे हैं, तो वो प्लान आपके लिए भी एप्लीकेबल है। वो प्लान तो मतलब चाहे वो रिपीटर स्टूडेंट्स हों या 12th के स्टूडेंट्स हों, 12th गोइंग स्टूडेंट्स हों, उस प्लान में तो मैंने कोशिश ये रखने की है मेरी कि रिवीजन में आपको प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए ताकि कम टाइम देते हुए आप ज़्यादा स्कोर कर सकें। और ऐसा ना हो कि शुरुआत में आप उन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लें जिसमें आपको इनपुट ज़्यादा देना पड़ता है, तो टाइम का क्रंच धीरे धीरे आगे बढ़ने पर आ जाए, और जो चैप्टर्स इजी होते हैं, जिनमें स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, उन चैप्टर्स पे रिलेटिवली कम टाइम दें और इस वजह से आप उनमें उतनी अच्छी ग्रिप न ला पाएँ। ये नहीं होना चाहिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है बेसिकली। थैंक यू सर। अब सर जैसे अगर मोटा मोटा काउंट करें तो आज हम लगभग फरवरी मिड में बैठे हुए हैं और अप्रैल में ये फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है, तो लगभग 2 महीने यानी 60 दिन का टाइम हमारे पास में है, यानी बच्चों के पास में है। तो सर ये 60 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ये 60 डेज प्लान क्या होना चाहिए, इसके बारे में सर थोड़ा सा आप अगर बता दें तो बच्चे अभी से उसके बारे में सोचना शुरू कर दें प्लीज़ सर। अभी जब आपने पूरे साल जब अपनी प्रिपरेशन की है, तो इस प्रिपरेशन में आपने नोट्स भी बनाए होंगे, अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे। राइट नाउ आपको जो रिवीजन प्लान करना चाहिए उसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स के ऊपर फोकस करते जाएं, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करें। जिन जगह पर जिन पॉइंट्स में आप अटकें वहाँ पर आप अपने डिटेल्ड नोट्स की हेल्प लेकर उन रिवीजन को कंप्लीट करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करें। हर चैप्टर से कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस आपके ज़रूर सॉल्व करे जाएं, आप ज़रूर सॉल्व करें। और ये क्वेश्चंस वो हों जो आपने पूरे साल के प्रिपरेशन के दौरान जिस क्वेश्चन बैंक को यूज़ किया है सॉल्व करने के लिए, उसमें जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट्स आए थे, चैलेंजेस आए थे, उन क्वेश्चंस के थ्रू आप अपना ये रिवीजन में क्वेश्चन सॉल्व करने पर काम करें। क्लास में पढ़ाते वक्त जब आपके टीचर्स आपको एग्जाम्पल्स करवाते हैं, उन एग्जाम्पल्स पर फोकस करें, वो एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व करें। और अगर मान लीजिए कि क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा हैं, 50-60 तो सॉल्व करने ही करने होंगे, हाँ इससे ज़्यादा करने का आपके पास यूजुअली टाइम नहीं होगा, तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस को आप उनके सॉल्यूशंस देखकर भी रिवाइज कर सकते हैं और लगभग 60-70 क्वेश्चंस आप ज़रूर अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करें। और वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। एग्जाम्पल्स के लिए मैं इसीलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब क्लास में एग्जाम्पल्स करवाए जाते हैं तो हॉलिस्टिकली पूरा चैप्टर उसमें हर एंगल से कवर करने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात, जो पिछले सालों के जेईई मेन के क्वेश्चंस आपके नॉलेज में आते जा रहे हैं, जिन क्वेश्चंस अगर वो आपके पास हैं तो उन क्वेश्चन बैंक को भी आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। जेईई एडवांस के जो सिंगल करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चंस थे पिछले सालों में जो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि उन क्वेश्चन से भी एज इट इज़ जेईई मेन में कई क्वेश्चंस देखने में आते रहे हैं। राइट सर, तो ये इतनी आपने डिटेल में सारी चीज़ें बच्चों को बता दी हैं और कुछ दिनों में आप जब सेशन करेंगे तो लगभग सारी चीज़ें तब क्लियर हो जाएंगी। सर जैसे कि करियर पॉइंट की बात करें तो करियर पॉइंट कोटा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेईई मेंस, जिसको हम पहले AIEEE बोला करते थे या पहले PET बोला करते थे। तो हर साल सर बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है करियर पॉइंट के कोर्सेज के लिए, और करियर पॉइंट का जो खास करके जो क्रैश कोर्स जिसे हम बोलते हैं जो कि जेईई के पहले स्टार्ट होता है, तो सर क्या करियर पॉइंट क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, और ला रहे हैं तो सर कब से लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए सर, वो बहुत बेसब्री से इस चीज़ को सुनना चाहते हैं। येस ऑफ कोर्स, हम हमेशा स्टूडेंट्स के साथ हों, अटेम्प्ट आपके 2 हों 4 हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, राइट। 1 मार्च से हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी और उसके लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और ई करियर पॉइंट ऐप पर उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होगी, उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और 1 मार्च डेट नोट कर लीजिए, उससे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और 1 मार्च के साथ हम आपका क्रैश कोर्स प्लान कर देंगे जिसमें स्टडी मटेरियल होगा, और वो स्टडी मटेरियल जिन पॉइंट्स के अभी मैंने बात करी कि आपको किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उसी तरह के क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। उसी तरह से क्विक रिवीजन के थ्रू के तहत उसके पैटर्न पर हम आपका थ्योरी रिवीजन करवाते हुए, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हुए सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। तो सर ये तो बहुत ही शानदार बात आपने कही, बच्चों को जो क्वेरी थी मन में वो भी आपने दूर की और उनको
प्रिपरेशन के आपने सारे तरीके बता दिए और किस तरह से करियर पॉइंट उनकी हेल्प करेगा क्रैश कोर्स के माध्यम से, वो भी आपने बता दिया। तो दोस्तों, जो आज का हमारा सेशन था बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था, जो कि जेईई 2022 के जो अभी रिसेंट अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसको लेकर था, और बहुत सारे जो आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको बहुत हद तक सर ने दूर कर दिया है। आने वाले टाइम में जो सर सेशन लेकर आ रहे हैं, जो पूरा आपको एक चार्ट शो करेंगे कि फर्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, किस तरह से कितना आपको ध्यान देना चाहिए, क्या क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, तो इस चैनल पर आप बने रहिए और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहते हैं टाइमली, उसको जरूर अटेंड कीजिए। और हाँ, एक बात और, बहुत ही जल्दी एक बहुत बेहतरीन सीरीज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, लास्ट बॉल पर 6। ये जो लास्ट बॉल पर 6 है, यानी कि जो फाइनल टच है जेईई के लिए, वो कैसे दिया जाए, और इस शो को, इस एपिसोड को प्रेजेंट करने के लिए आपके सामने होंगे द वन एंड ओनली लेजेंडरी प्रमोद माहेश्वरी सर, पीएम सर। तो बने रहिए नोटिफिकेशन के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत शीघ्र आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप बच्चों के सामने आए। थैंक यू सो मच सर।